हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फहमीद एकेडमी में। आज हम लोग पढ़ेंगे वास्तविक संख्याएं। कक्षा 10 की गणित की किताब से पढ़ेंगे। पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं। जिस तरह से हम लोग जानते हैं, कक्षा 9 में हम लोगों ने पढ़ रखा है वास्तविक संख्याएं किन्हें कहते हैं। देखिएगा, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के समूह को जो है हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। यहाँ पर हम कह सकते हैं वास्तविक संख्याएं, इनको वास्तविक संख्याएं इनके अंतर्गत हमारी आती हैं परिमेय संख्याएं तथा अपरिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं हमारी? जैसे -1, 1, 2 और 2/3, 3/2 एंड सो ऑन। और अपरिमेय संख्याएं हमारी √2, √3, √5 एंड सो ऑन। परिमेय संख्याओं के अंतर्गत हमारी और भी संख्याएं आ जाती हैं इसमें। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं -1, 0, 1, 2 एंड सो ऑन। तथा भिन्न संख्याएं, भिन्न संख्याएं 1/2, 2/3 एंड सो ऑन। और हमारी पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आ जाती हैं? धन पूर्णांक, और यहाँ आ जाता है हमारा 0, सॉरी, यहाँ पर ऋण पूर्णांक तथा धन पूर्णांक। ऋण पूर्णांक -1, -2, -3 एंड सो ऑन, और 1, 2, 3 एंड सो ऑन। देखिएगा, यहाँ पर हम इन संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं जो होती हैं हमारी परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के समूह को जो है हम वास्तविक संख्याएं कहते हैं। फिर वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत हमारी परिमेय संख्याएं आ जाती हैं और अपरिमेय संख्याएं आती हैं। परिमेय संख्याओं के अंतर्गत हमारी पूर्णांक संख्याएं और भिन्न संख्याएं। पूर्णांक संख्याओं के अंतर्गत ऋण पूर्णांक तथा धन पूर्णांक। ऐसी संख्याएं जिनको हम आमतौर पे गिनने के लिए यूज़ करते हैं, जिन संख्याओं को, वो हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। ये हमारी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। प्राकृतिक संख्याओं से पहले अगर हम 0 लिख दें, 1, 2,
3, यही संख्याएं हमारी पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। और पूर्ण संख्याओं से पहले अगर हम माइनस वाली संख्याएं और लिख दें तो ये संख्याएं हमारी हो जाती हैं, पूर्णांक हो जाती हैं। यही संख्या हमारी पूर्णांक संख्याएं हो जाती हैं। तो हम इन संख्याओं के बारे में जान चुके हैं। अब हम पढ़ेंगे अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। अंकगणित की आधारभूत प्रमेय पढ़ने से पहले हमें लोगों को ये पता होना चाहिए भाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं। ऐसी संख्याएं जो सिर्फ खुद के ही पहाड़े में आती हों, ऐसी संख्याएं जो सिर्फ खुद के ही पहाड़े में आती हों अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, इसी प्रकार से और भी आगे मिल जाएंगी। ये सिर्फ खुद के ही पहाड़े में आती हैं, तो ये संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। इनके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। जैसे यहाँ पर 2 गुणनखंड कौन कौन से होते हैं? 2 के गुणनखंड 2 गुणा 1, 3 का 3 गुणा 1, 5 का 5 गुणा 1। इन अभाज्य संख्याओं के सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। एक तो वो स्वयं संख्या होती है, दूसरा 1। तो ऐसी संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं। इन संख्याओं को छोड़कर बची हुई सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं। जैसे 1, 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, इसी प्रकार से आगे भी मिल जाएंगी। ये संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्या होती हैं। कैसे भाज्य होती हैं हमारी? एक सेकंड, एक को हम ना तो भाज्य कह सकते हैं ना अभाज्य कह सकते हैं। यहाँ से 4 से देखते हैं। 4 के गुणनखंड 2 गुणा 2 गुणा 1। 6 के गुणनखंड देखें, 6 के 2 गुणा 3 गुणा 1। 9 के देखें तो 3 गुणा 3 गुणा 1। तो इनके जो गुणनखंड हैं हमारे वो क्या है? एक तो 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इसी प्रकार से और भी संख्याओं के गुणनखंड इसी प्रकार से आगे मिल जाएंगे। तो ऐसी संख्याएं जो सिर्फ खुद से ही कटें, जिनका भाग सिर्फ खुद से ही जाए, जो सिर्फ खुद के ही पहाड़े में आती हों, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। और जो अभाज्य संख्याओं को छोड़कर बची हुई सभी संख्याएं क्या होती हैं? भाज्य संख्याएं होती हैं। एक को छोड़कर बची हुई सभी संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं, 1 और 0 को छोड़कर। तो अंकगणित की आधारभूत प्रमेय क्या कहती है हमारी? दी गई भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों में व्यक्त करने को अंकगणित की आधारभूत प्रमेय कहते हैं। यहाँ पर देखते हैं हम, जैसे यहाँ पर 24 है, 24 के गुणनखंड करने। 24 एक कैसी संख्या है? सम है या विषम है? देखिए, सम और विषम संख्याओं को हम कैसे पहचानते हैं? दी गई संख्या में इकाई का अंक देखते हैं। इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तब ये संख्याएं कैसी हो जाती हैं? सम संख्याएं होती हैं। अगर इकाई का अंक 1 हो, 3 हो, 5 हो, 7 हो, 9 हो, तो संख्याएं कैसी होती हैं? विषम संख्याएं हो जाती हैं। अगर इकाई का अंक 1 3 5 7 9 हो तो संख्याएं विषम होती हैं। अगर इकाई का अंक उसमें 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, तो दी गई संख्या सम संख्या होती है। तो यहाँ पर हम इकाई का अंक देखेंगे, इसमें क्या है? इकाई का अंक 4 है, तो ये संख्या सम है। तो इसका मतलब ये जो सम संख्याएं होती हैं वो सभी 2 से विभाजित हो जाती हैं, तो इसमें 2 का पूरा भाग चला जाएगा। तो हम 24 में 2 का भाग लगाएंगे, 24 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 एकन 2 और 2 दूना 4। और एक खास बात और होती है, किसी भी संख्या में हम 2 से भाग करते हैं तो संख्या अपने पहले वाली संख्या से आधी हो जाती है, यानी 24 का आधा हुआ 12। फिर देखेंगे इकाई का अंक कैसा है? इकाई का अंक 2 है, 2 है तो संख्या सम है, यानी फिर 2 से ये कट जाएगी, 2 का भाग इसमें फिर चला जाएगा, 2 छंग 12।
फिर इसमें देखा हमने संख्या कैसी है, सम है, सम है तो इसमें 2 का भाग फिर लग जाएगा, तो भाग चला गया इसका 2 का 2 3 6। अब ये संख्या कैसी हो गई, विषम संख्या हो गई, विषम संख्या हो गई और अभाज्य भी है, तो ये 3 से ही कटेगी, 3 एकन 3, तो 24 के गुणनखंड हो गए हमारे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। तो यही अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है कि दी गई संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंडों के रूप में लिख दें, तो बस अंकगणित की आधारभूत प्रमेय हमें यही बताती है। और अब हम चलते हैं कि दी गई संख्याओं की HCF और LCM निकालने के लिए। अब हम स्टार्ट करते हैं, HCF और LCM क्या होते हैं। HCF तथा LCM। HCF क्या होता है हमारा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तथा LCM क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। इसे हम हिंदी में कहते हैं लासा, सॉरी मासा, इसको कहते हैं लासा। पॉज करो, पॉज करो। मासा, तो लासा और मासा क्या होता है हमारा, देखेंगे। मासा जो होता है हमारा, दी गई संख्याओं को जैसे मासा निकालना कहा गया, 24 और 36 का मासा निकालिए। तो सबसे पहले यहाँ पर 24 के गुणनखंड हमने कर रखे हैं, यहाँ पर 24 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये 24 के गुणनखंड हो गए। पेज 36 के कर लें, 36। फिर वही है कि सबसे पहले हम देखेंगे 36 कैसी संख्या है, सम है या विषम है। इकाई का अंक देखेंगे, इकाई का अंक 6 है तो संख्या सम है, इसमें 2 का भाग पूरा पूरा लग जाएगा। 2 के पहाड़े में 2 का पहाड़ा इतनी बार पढ़ें कि 3 आ जाए या 3 से कम कहे, कि 3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 2 एकन 2 भाग गया एक बार, 3 में से 2 घटा दिया, बचा 1, वो 1 हमने 6 के करीब में मान लिया यहाँ पर, ये हो गया 16 और 2 अट्ठे 16। अब फिर संख्या कैसी है, सम है या विषम है। इकाई का अंक 8 है, इसका मतलब दी गई संख्या सम है, तो फिर हमने 2 से भाग लगा दिया, इसमें 2 नेवा 18। अब संख्या विषम हो गई, इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, क्या करेंगे हम, 3 से भाग लगा देंगे, 3 तियाँ 9 और 3 एकन 3, तो हमारे 36 के गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो जो हमारा मासा होता है जिसे हम HCF कहते हैं, HCF क्या होता है, इसमें हम जो कॉमन गुणनखंड होते हैं, कॉमन का मतलब उभयनिष्ठ, जो दोनों में हो, जैसे ये वाला 2 यहाँ है, यहाँ भी है, ये वाला 2 यहाँ है, यहाँ भी है, लेकिन ये 2 यहाँ है, यहाँ नहीं है। और तो हम जो पहले कॉमन वाला हम लिख लेते हैं, एक ये वाला कॉमन है तो इसको एक बार हमने यहाँ लिख लिया, ये वाला और ये वाला ये भी कॉमन है तो इसको एक बार हमने यहाँ पर लिख लिया। अब बात आई इस ये वाला तो हमारा यहाँ पर है लेकिन यहाँ नहीं है पूरी लाइन में कहीं पर भी, तो इसको छोड़ देंगे। अब बात करते हैं 3 की, 3 यहाँ है, यहाँ भी है, तो 3 लिख लिया हमने यहाँ पर। ये वाला 3 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, तो क्या करेंगे, उसको हम छोड़ देंगे। तो HCF जो है हमारा इन सब का गुणनफल हो गया, 2 दूना 4 तियाँ 12। ये जो 12 है, अगर इस 12 से हम 24 में भाग लगाएं तो 24 में भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा, और 36 में भाग लगाएं तो 36 में भी पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ये हमारा होता है HCF, जिसे कहते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। या क्या इससे बड़ा कोई कॉमन फैक्टर हमें मिल सकता है, क्या इससे बड़ी कोई संख्या हमें ऐसी मिल सकती है जिससे दोनों में पूरा पूरा भाग चला जाए, 24 में भी और 36 में। अगर जैसे हम देखते हैं अगर 18 है, 18 से 36 पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन 18 से 24 नहीं कटेगा।
इसी प्रकार से और भी हम बड़ी संख्याएं देखते हैं। कोई भी ऐसा 12 से बड़ा ऐसा कोई भी नंबर हमें ऐसा नहीं मिलेगा जिससे दोनों संख्याएं पूरी पूरी कट जाएं। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि HCF ऑफ 24 एंड 36 यानी कि 24 और 36 का जो HCF है, मासा है, महत्तम समापवर्त, वो क्या है? 12 है। अगर हमें इनका LCM निकालना होता, जिसे हम लासा कहते हैं, अगर हमें इनका LCM निकालना होता तो हम क्या करते? तो यहाँ पर वही बात, सबसे पहले हमने क्या किया, ये वाले यहाँ पर जो सभी गुणनखंड, इसमें यहाँ पर कोई भी गुणनखंड LCM में छोड़ा नहीं जाता, कोई भी गुणनखंड LCM में छोड़ा नहीं जाता। तो यहाँ पर हमने देखा, यहाँ पर 2 कितनी बार है? मैक्सिमम बार 3 बार, इसमें 2 बार है। तो ये 2 बार वाला नहीं बल्कि 3 बार वाला हम यहाँ पर लिख लेंगे ऐसे करके। और इसमें देखें 3 सबसे ज़्यादा बार किसमें है? इसमें है 2 बार, इसमें 1 बार है, इसमें 2 बार है। तो 1 बार वाले से काम नहीं चलेगा, ये 3 जो है इसमें 2 बार है, तो 2 बार वाला इसमें हम लिख लें। 3 बार वाला, 3 जो है 2 बार वाला यहाँ पर लिख लें। और इनका सबका कर दें आपस में क्या? गुणा कर दें। 3 3 9, दूना 18, दूना 36, दूना 72। तो ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है। लोएस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लघुत्तम समापवर्त, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें 24 से भी पूरा पूरा भाग चला जाए और 36 से भी पूरा पूरा भाग चला जाए। तो अगर हम 24 से 72 में भाग लगाएंगे तो कितनी बार चला जाएगा? 24 से अगर 72 में भाग लगाएंगे तो 3 बार भाग जाएगा, और 36 से भाग लगाएंगे तो 2 बार जाएगा। यानी कि इनसे छोटी कोई भी 72 से छोटी कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जिसमें हम इन दी गई संख्याओं से पूरा पूरा भाग दे सकें। समझ में आ रहा है? देखते हैं कि 24 और 36 का जो लासा निकलेगा वो हमारा 72 निकलेगा। इससे छोटी कोई भी संख्या, 72 से छोटी कोई भी संख्या हमें ऐसी नहीं मिल सकती है जिसमें जिसमें 24 और 36 से पूरा पूरा भाग चला जाए। तो हम कह सकते हैं कि जो 72 है वो 24 और 36 का लासा है। तो इसी प्रकार से हम अब एक्सरसाइज पर जब चलेंगे तब हम देखेंगे कि जो HCF है और LCM है वो इस गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से हम HCF और LCM निकाल लेते हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी वाला आइकन प्रेस कर लें, जिससे हमारी आने वाली वीडियो आप तक आसानी से